हेलो दोस्तों। आज मन कर रहा है कुछ नया करने का, तो मैं सोच रहा हूँ कि गौरव उपन्यास है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा 19वीं शताब्दी में, उसका कुछ जिक्र कर लिया जाए, कुछ चर्चा कर ली जाए। ये मैंने करीब 1 साल पहले पढ़ा था। और जब मैं इसको जब पढ़ रहा था, पढ़ते हुए जब आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो पहले तो ये बोरिंग लगा। उसके बाद में फिर ये इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। इसके करेक्टर्स, इसकी जो थीम थी, ये काफ़ी अच्छी लगती चली गई हमको। तो इसकी ख़ास बात ये है कि ये 19वीं सदी में लिखा गया था, जो उस समय की तत्कालीन नई नई विचारधाराएं उसमें जो पनप रही थी। उसमें एक मुख्य विचारधारा थी नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का विचार। और राष्ट्रवाद के विचार पे रविन्द्रनाथ टैगोर मुखर तौर पे उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से काफ़ी कुछ कहा है। राष्ट्रवाद पे थोड़ा आलोचक रहे हैं। और इस खासकर इस उपन्यास में राष्ट्रवाद के साथ साथ में उस समय की तत्कालीन जो भारत की परिस्थितियां थी बंगाल में, अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता के माध्यम से फूट डालो और राजकरों की नीति पे, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे काम किया था। इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी जो है समाज में वैमनस्य फैला रखा था अपनी नीतियों के माध्यम से। जो पॉलिसीज़ बनाते थे उसमें, चाहे सोशल पॉलिसी हो और चाहे उनकी कोई पॉलिटिकल रूल्स वगैरह हों रिप्रेजेंटेशन के मामले में, तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला पूरा खेल खेल रखा था। और विभिन्न धर्मगुरुओं के माध्यम से षड्यंत्र भी अपना रचते रहते थे। तो ये उपन्यास शुरू होता है एक इसमें जो गोरा है, ये हीरो है इस उपन्यास का। इसका कैरेक्टर जो गोरा, और इसी पे पूरा उपन्यास है। और इसका एक करेक्टर है विनय। विनय से ये यहाँ पे मतलब उपन्यास शुरू होता है। विनय क्या करता है कि एक पढ़ा लिखा युवक है, और वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। और विनय और गोरा में बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत अच्छा दोस्त है विनय गोरा का। तो विनय जो है थोड़ा प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। गोरा जो है इसमें करेक्टर इसमें दिखाया गया है, गोरा बहुत रूढ़वादी टाइप का, परंपरागत धार्मिक, इतना ज़्यादा धार्मिक कि धार्मिकता के नाम पे किसी से लड़ जाए, भिड़ जाए अपनी धार्मिक पहचान के, मतलब पहचान धार्मिक जो उसकी पहचान थी ब्राह्मण वाली, इसमें ब्राह्मण को दिखाया गया है। वो उसकी ज़्यादा मुखर वो पहचान थी, बाकी पहचान गौड़ हो जाती हैं जैसे। तो सबसे पहले वो एक अपने आप को धार्मिक जागरण या सांस्कृतिक जागरण का वो योद्धा मानता था। उसने संगठन भी बहुत सारे बना रखे थे, उसको लेके वो काम करता रहता था। युवाओं में प्रचार करना, पत्रिकाएं निकालना, भाषण देना, गोष्ठियां करना, ये सब काम गोरा करता था। और वही विनय था, विनय बीच बीच में उसकी बातों का सपोर्ट कर देता था और प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति था। तो विनय को एक होता यह है कि विनय जिस घर मकान में रहता है, उपन्यास की शुरुआत यहाँ से होती है। उस गली से एक तांगा निकल रहा होता है। उस तांगे में एक बालिका होती है अपने पिताजी के साथ में, और उसका सॉरी हाँ, दो ही लोग होते हैं। तो होता यह है कि तांगा जो है दुर्घटनाग्रस्तवश वो गिर जाता है, उसमें उनके पिताजी को चोट लगती है। तो कुछ आवाज़ आती है, तो विनय घर के बाहर दौड़ता है, देखता है क्या हुआ। तो उसमें उनकी घटना जो है उसके सामने मतलब पता चलता है कि ये हुआ है। तो जल्दी से वो उनने जो परेश बाबू होते हैं, दरअसल उसके पिता का नाम, जो लड़की के पिता का नाम होता है परेश बाबू होते हैं। और वो फिर उनको अंदर लेके आता है कि आइए, ये अंदर आइए, चोट लग गई उसको। फिर आराम से लेटाता है। तुरंत वो डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज देता है अपने नौकर को। फिर वो डॉक्टर आते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह उनका होता है। तो फिर उन्होंने तांगा बुलवाया, फिर तांगे से उनको भिजवाया। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। यहीं से विनय का उस बालिका से परिचय स्टार्ट होता है। फिर वो धन्यवाद के तौर पे पूरा पैसे वगैरह भिजवाते हैं डॉक्टर के कि हाँ विनय बाबू को भेज देना। इस तरीके से उसका इंटरेक्शन शुरू होता है उस युवती से। तो विनय को उस युवती से प्रेम होने लगता है, उस युवती को भी अट्रैक्शन होता है। और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। फिर ये बात जब पता चलती है गोरा को, गोरा उसका परम मित्र होता है विनय का। विनय और गोरा जो है इन सब चीज़ों से इस समय जो आप सोचिए कि 100-150 साल पहले जिस परिस्थिति में ये उपन्यास लिखा गया होगा, उस समय प्रेम वाली बातें करना या इस तरीके से, तो वो धर्म के खिलाफ माना जाता था, एक परंपरा से हट के होता था, ट्रेडिशन से अलग कुछ। तो विनय के लिए ये मतलब गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं थी कि उसका परम मित्र ऐसा कुछ धर्म विरुद्ध बातें कुछ कर रहा था उस समय।
तो उसको जब पता चलता है तो काफ़ी वो मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा कुछ होता है। और गोरा की जो माँ होती है, वैसे विनय का जो है मतलब कोई परिवार नहीं होता है, वो उसका मित्र होता है। तो वो उसके घर पे आना जाना रहता है विनय गोरा के। तो गोरा जो होता है उसकी माँ विनय से उतना ही स्नेह करती हैं जितना कि गोरा से। तो खाना पीना वहाँ पे जाके उसी के अधिकार से मांगता था, जिस अधिकार से अपने घर पे उधर जाता है कि हाँ मम्मी क्या बना है या क्या रखा हुआ है, तो वैसे ही वो खाता था, वैसे ही वो खिलाती थी उसको। तो दोनों से समान स्नेह था उनकी माता जी का। तो माता जी के सम्मुख ही इनकी लड़ाई झगड़ा पता चलता है कि किसी बात को लेके गोरा और विनय में मनमुटाव हो गया है। तो उसको सुलझाती हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। और हाँ, दूसरी बात ये होती है कि एक तो ये प्रेम की वजह से उसका मनमुटाव होता है गोरा का, और दूसरा दूसरा कारण ये था कि जो लड़की थी और जो परेश बाबू थे उनके पिताजी, वो एक भिन्न संप्रदाय से थे। जो उस समय बहुत सारे समाज चला करते थे, ब्रह्म समाज, और बहुत सारे बंगाल में ऐसी सारी सोसाइटीज़ चलती थी। तो उस सोसाइटी के सदस्य थे वो। तो इसको लेके मतलब ज़्यादा उसके अंदर आक्रोश था गोरा को लेके। खासकर वो ये सोचता था कि मैं धर्म का रक्षक हूँ, सांस्कृतिक रक्षक का वो दल था उस समय, दल का मुखिया था बंगाल में। तो सोचता था कि जब मुखिया का दोस्त ही इस तरीके से ये करेगा तो फिर वो दूसरे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो इसको लेके ज़्यादा आक्रोशित था। लेकिन फिर इसी तरीके से आना जाना हो जाता है विनय बाबू का उसके परेश बाबू के घर पे। और उस युवती की एक छोटी बहन भी होती है। तो ये आना जाना मतलब सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गोरा का भी जो है कुछ इंटरेक्शन इस तरीके से हो जाता है कि वो उसकी छोटी बहन को पसंद करने लगता है। एक बार ऐसे ही कुछ घटना होती है कि गोरा और विनय बाबू परेश बाबू के यहाँ बैठे होते हैं, कुछ सांस्कृतिक या कल्चर पे कुछ बात हो रही होती है, देश को लेके कैसे आज़ाद वगैरह इस तरीके से कुछ बातें चल रही होती हैं। तो गोरा काफ़ी मतलब उग्र हो जाता है, आवेशित हो जाता है अपने तर्कों और उनको सबको लेके। जब उसके पास कोई तर्क नहीं बचते हैं अपने मतलब अपने बातों को सिद्ध करने के लिए, तो खींच सा जाता है, वापस चला आता है गुस्सा में। लेकिन उसको अंदर अंदर उस बालिका से प्रेम भी था, लग रहा था कि हाँ कुछ गलत कर रहा है, लेकिन वो उसके एक जैसे व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति के अंदर से कई सारे व्यक्तित्व होते हैं, तो उसके अंदर भी जो एक अंदर वाला जो एक होता है ना, एक लड़ाई चल रही होती है, उसके अंदर ही खुद से लड़ाई चल रही होती है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ये उसके अंदर विचार चला करते थे। तो इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। और गोरा के एक बड़ा भाई होता है, उसकी भी भतीजी मतलब उसकी बेटी होती है जो मतलब गोरा की भतीजी। तो इसी तरीके से स्टोरी बढ़ती है कि और जो बड़े भाई साहब हैं अपनी लड़की की शादी विनय बाबू से कराना चाहते हैं वो। तो ये मतलब इस वो अच्छा लड़का होता है इस वजह से। तो इस तरीके से स्टोरी आगे जाती है पूरी। बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवेल है ये। और उनके पिताजी जो हैं एक रिटायर्ड अधिकारी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। वो केवल पूजा पाठ इससे मतलब रखते थे, बाकी किसी से मतलब नहीं, अपने कमरे से बाहर निकलना नहीं, ये सब चलता रहता था उनका। और गोरा तो मतलब एकदम धर्म रक्षक था। वो कभी कभी यात्राएं करता था पूरा बंगाल में, वो पैदल यात्रा करना, जागरण, ये सब चीज़ें करना। तो धर्म की बात मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा द्वंद्व हो जाता है कि जब ये विनय का विवाह की बात वहाँ से चल रही होती है, जब बात ये मतलब इतना ज़्यादा प्रेम वो चरम पे पहुँचता है, जब विवाह की बात होने लगती है, तब बात आ जाती है कि धर्म की उनका धर्म अलग है, कैसे हो सकता है। तो इसके विरोध में सबसे पहले जो खड़ा होता है वो गोरा खड़ा होता है। गोरा खुल के फिर सामने आ जाता है कि अगर इसने शादी की तो हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा इसका, और हमसे क्या, जिसने जिसने भी इस विनय से संबंध रखा उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और ये बात जो है पूरे उस समय कलकत्ता के पूरे ये जो इसका जो समाज था, जो इसने संगठन बना रखा था, उसमें तो फैल ही जाती है। इसके साथ साथ में पूरे बंगाल में फैल जाती है बात कि ये जो धर्म के ठेकेदार मतलब वो जो उसके रक्षक बना घूमता है गोरा, उसका परम मित्र जो है ये करने जा रहा है, ऐसा विवाह करने जा रहा है, वही उसको भी धर्मी अछूत वगैरह उस तरीके से कुछ समझते थे। मतलब जो समाज जो जिस संगठन से परेश बाबू आते थे। तो ये बातें यहाँ तक बढ़ जाती हैं कि गोरा बोलता है कि अब हमसे कोई मतलब नहीं रहा, और अपने आप को मानता है कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया ऐसे दोस्त के साथ में, मतलब खाने पीने की वजह से और उस बालिका का घर में आने की वजह से। वो बीच बीच में आती थी, खाना पीना होता था, तब उसको पता चल, उसके पीछे पहले होता था कि वो आती थी पीछे उसकी मम्मी से मिल के गई,
खाना हुआ, ये हुआ। जब उसको पता चलता है तो सोचता, वो बोलता है कि वो एक कार्यक्रम रखता है कलकत्ता में कि धर्म को शुद्धिकरण के लेके, अपने आत्म शुद्धिकरण को लेके एक बहुत बड़ा जलसा कार्यक्रम रखता है। मतलब उसमें जितने भी व्यक्ति थे उसके संगठन से जुड़े हुए, और भी प्रकांड विद्वान लोग या धर्माचार्य वगैरह, इस तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं उस समय तत्कालीन कलकत्ता के शहर में। और वो कार्यक्रम, निमंत्रण पत्र बाकायदा छपाए जाते हैं, वो वितरित किए जाते हैं, तिथि निर्धारित की जाती है कि इस तिथि को यहाँ पे ये शुभ कार्यक्रम होगा। और वो मतलब दृढ़ निश्चय हो चुका था उसका कि ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हवन वगैरह इस तरीके से। और उसके बाद में बहुत सारे कार्यक्रम थे, और वहाँ पे भाषण भी होना था उनका। और इधर इनकी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, इधर इनका ये चल रहा था। तो विवाह कर लेते हैं विनय बाबू। विवाह हो जाता है, संपन्न हो जाता है, लेकिन वो अपनी माता से बोलता है अगर तुम इस विवाह में शामिल हुई तो हमारा संबंध नहीं रहेगा। लेकिन एक उसमें एक वो दिखाया गया है कि ममता का भी इसमें एक तत्व जो होता है वो दिखाया गया है कि वो गोरा की भी बात मानना चाहती है, लेकिन विनय की भी बात मानना चाहती है। लेकिन उसको स्त्रियां जो होती हैं एक तरीके से देखा जाए तो निष्पक्ष रहती हैं। उसको पता होता है कि सही क्या है, उसका अंतर्मन जो है पहचानता ज़रूर है इस बात को। वो उसका झुकाव, वो भी पता था कि गोरा सही है, और वो सॉरी विनय सही है। इसमें ये जो बाहर की जो पहचान है वो भाई ये सब आडंबर है, इसका मतलब कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि वो वास्तविक सच्चाई जानती थी, जो गोरा की सच्चाई थी, जो उपन्यास की सच्चाई है। जो गोरा नहीं जानता था, जो आगे रह उसका जो है ये रहस्य से पर्दा उठेगा। फिर उसके होता ये है कि उसके पिताजी जो रिटायर्ड थे वो बोलते हैं कि अब समय आ गया है, गोरा को बता देना चाहिए कि सच्चाई क्या है। तो गोरा आशीर्वाद देने के लिए आता है कार्यक्रम में जाने से पहले। तो उसके पिताजी उसको बुलाते हैं, जो कभी बाहर नहीं निकलते थे, बोलते थे गोरा को बुलाओ, आज बता ही देते हैं कि वास्तविकता क्या है, इतना उत्पाद इसने मचा रखा है। फिर गोरा को बुलाया जाता है तो बोलते हैं कि तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? तो बोलता है पिताजी अब बताइए, हम क्यों नहीं तैयार हैं, हम तो बड़ा साहसी व्यक्ति हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो फिर उसकी माता जी पहले अनुरोध करती हैं उसके पिताजी से कि ये कभी मत बताना ही नहीं है, आप कुछ रहस्य जो है रहस्य रहने दीजिए। मतलब इस तरीके से नॉवेल वहाँ पे सस्पेंस जो ये आता है, इस तरीके से सस्पेंस होता है कि लगता है कि नहीं बताएंगे। फिर उसकी माता जी नहीं चाहती हैं, वो इसलिए नहीं चाहती हैं कि वो अपने बेटा को खोना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि अगर इसको सच्चाई पता चल जाएगी तो एक जो पुत्र है उसका, जो लाडला पुत्र है, वो खो देंगे उसको। तो ये एक हर महिला का होता है, ममत्व होता है कि वो अपने जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं उसको खोना नहीं चाहती हैं। लेकिन फिर भी उनके जो पिताजी थे वो बताते हैं कि बेटा जब आपका जन्म हुआ था उस समय की परिस्थितियों के बारे में वो बताते हैं कि उस समय दंगे हो रहे थे। वो शायद उत्तर प्रदेश का कोई ज़िला था, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी। उस दंगे में जैसे जो यूरोपीय पावर्स थी, जैसे फ्रांस हुआ, डच हुआ, इनका ब्रिटिशर्स हुए, ये आपस में इनकी लड़ाई चल रही थी प्रभुत्व के लेके कि किसका इस पे क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेंस या रूलिंग किसकी आगे चलेगी, इसका उसको लेके आपस में लड़ाइयाँ चलती थी, दंगे हो जाते थे कई बार। तो उससे बताते हैं कि आपका जन्म जो है ये तुम्हारी माता नहीं है, जो तुम्हारी जो माता हैं अभी, जो जिनको मम्मी कहते हो, ये तुम्हारी माता नहीं है। तुम्हारी माता जो थी वो एक आयरिश महिला थी, और वो जन्म दंगे हो रहे थे तो उनको मैंने आश्रय दिया था रात को। तो उसी समय तुम्हारा जन्म हुआ, और जन्म देते ही मर गई, और तुम्हारे पिता पहले ही दंगे में मारे जा चुके थे। जब ये बात सुनी गोरा ने तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो व्यक्ति जो हमेशा अपने गोत्र को लेके, अपने धर्म को लेके दंभ भरा करता था, दूसरों से लड़ जाया करता था, आज उस व्यक्ति का ना कोई धर्म था, ना कोई गोत्र था, ना कोई देश था। जिस देश को लेके, राष्ट्रवाद को लेके वो आगे इतना मतलब आक्रोशित रहता था, आज वो व्यक्ति कहीं का नहीं था, वो अकेला खड़ा था। तो जो ये पंक्तियाँ हैं, जो पंक्तियाँ थी, ये वाला जो पेज है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये इस नॉवेल का सबसे बेहतरीन है, इसके लिए पूरा नॉवेल इस पे बेस्ड है। मतलब इन्हीं पंक्तियों को लिखने के लिए पूरा नॉवेल लिखा गया। वो पंक्तियाँ ये हैं कि जब ये ऐसी सिचुएशन आती है कि उसकी न माँ है
न बाप है न देश है न जाति है न नाम न गोत्र न देवता, जैसे वह संपूर्ण नकार है। वह किसे पकड़े क्या करे, फिर कहाँ से आरंभ करे, किधर अपना लक्ष्य स्थिर करे, फिर दिन रात क्रम से अपने काम के उपकरण कहाँ कहाँ से जुटाए। इस दिशाहीन अभ्युदय शून्य के बीच में गोरा निर्वाक बैठा रहा। उसका चेहरा देखकर किसी को कुछ कहने का हौसला नहीं हुआ। तो ये था यथार्थ, ये होता है यथार्थ। मतलब ये जो उसकी पहचान थी, ये एक पूरा मामला जो आके रुकता है वो पहचान पे आके रुकता है। मतलब जितनी भी लड़ाइयाँ, जितनी भी द्वंद्व, जितने भी विचार ये हैं, सब पहचान के ही हैं। अभी वर्तमान में ही, अभी कुछ समय पहले इनका एक मैं किताब पढ़ रहा था, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, प्रोफेसर अमर्त्य सेन की। वो भी इसी पे बेस्ड है। मतलब भारत में जितनी भी सारी राजनीति हैं सब पहचान को लेके हैं, जितनी सारी समस्याएं हैं ज़्यादातर वो पहचान को लेके हैं, चाहे महिला के तौर पे हो, चाहे किसी बैकवर्ड क्लास को लेके हो, चाहे दलित कम्युनिटी को लेके हो, चाहे जनरल कैटेगरी कम्युनिटी को लेके हो, चाहे एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके हो, और वो चाहे आपकी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेके हो, रिलीजियस कोई भी पहचान हो सकती है आपकी, चाहे आपकी क्षेत्र की पहचान हो सकती है। किसी क्षेत्रवाद को लेके भी साउथ और नॉर्थ वर्सेस साउथ चलता रहता है, और इधर भी बहुत सारे कि हम फलाने ज़िले से हैं, फलाने वहाँ से, फलाने स्टेट से। तो ये पहचानों का द्वंद्व है। इस पहचान पे पूरा ये उपन्यास लिखा गया है। पहचान के साथ साथ में एक इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि जो नेशनलिज्म का नैरो माइंडसेट अभी वर्तमान में भी चलता है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने राजनीतिक हित के लिए अपनी खुद की परिभाषा देते रहते हैं। तो ये उस समय 19वीं सदी में जो उपन्यास था रविन्द्रनाथ टैगोर का, वो एक बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से उस पर कटाक्ष था राष्ट्रवाद को लेके। जो वास्तव में जो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पर उजागर किया, वो उस समय के लिए बहुत नई चीज़ थी। जो समझाने का तरीका था किस तरीके से, अब तो इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको पढ़ा तो इसमें बहुत नयापन मुझे लगा। तो मुझे लगा इस पर कुछ बात करनी चाहिए। इस वजह से मैं इसको जो है दोबारा पलट रहा था आज। तो पलटने के क्रम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।